सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज रिफर्ड टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज। इसका मतलब है कि वो लोग जो कि अर्बन एरियाज से बाहर रह रहे हैं, यानी कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने को ही रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। इम्प्रूव्स इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पीपल, यानी कि जो रूरल एरियाज में जो पुअर पीपल हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से एरियाज में रूरल डेवलपमेंट का स्कोप है। सबसे पहला एग्रीकल्चरल ग्रोथ, उसके बाद प्रोवाइडिंग हाउस साइट्स फॉर लैंडलेस, क्योंकि रूरल एरियाज में मोस्टली जो रूरल पीपल होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, उनको हाउस साइट यानी लैंड का एरिया प्रोवाइड करना जिसपे वो अपना घर बना सके। पब्लिक हेल्थ एक बहुत मेजर इशू होता है रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल्स की अनअवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट सैनिटेशन, क्लिनलीनेस नहीं होता है, तो सैनिटेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें काम करना जरूरी है। फिर एजुकेशन, वहां पे लोगों को बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें स्कोप है रूरल डेवलपमेंट का। अब नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट। सबसे अहम बात यह है कि इंडिया की 3/4 पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। तो अगर हमारी कंट्री की 3/4 पॉपुलेशन ही डेवलप्ड नहीं है तो हमारा कंट्री कैसे डेवलप्ड होगा। इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ऑफ द कंट्रीज इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से हमारी कंट्री की हाफ ऑफ द इनकम आती है, तो जहां से हमारी कंट्री की हाफ ऑफ द इनकम आती है उसका डेवलपमेंट होना तो जरूरी है ही। नेक्स्ट, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड थ्रू एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया के 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है एग्रीकल्चर से, और कहाँ होती है वो, रूरल एरियाज में होती है। इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। गैप बिटवीन अर्बन रिच एंड रूरल पुअर इज वाइडनिंग, और क्योंकि अर्बन एरियाज के जो रिच लोग हैं वो बहुत ज्यादा रिच हैं और जो रूरल एरियाज के पुअर लोग हैं वो बहुत ज्यादा पुअर है, इसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी आ रही है, एक बहुत बड़ा गैप हो रहा है इन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, सोशल अनस्टेबिलिटी आती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। सो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस ऑफ रूरल पीपल, मतलब जो रूरल एरियाज में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी वेजेस इंप्रूव हो, ऐसा ना हो कि वो अंडर पेड हो, वो जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको वेज ना मिल रही हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। नेक्स्ट, ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में उनकी बैलेंस होना चाहिए। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पुअर्स, रूरल एरियाज के जो पुअर लोग हैं, क्यों, अगर वो कमाएंगे, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, अगर उनकी इनकम जनरेट हो रही होगी तो ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड बेसिक नीड्स लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड एक्सेट्रा। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वहां पे बहुत बेसिक चीजें भी नहीं बहुत सारे लोगों को मिलती है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो बहुत जरूरी होती है सबके लिए, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द डिसीजेज होती है। नेक्स्ट, रूरल रोड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम आती है रूरल डेवलपमेंट जब होने लगता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। तो पहला, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इरिगेशन, मतलब अगर हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट करना भी है तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है। मान लिया हमने उनको बहुत अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दे दी, मगर तब भी वो उसको अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इरिगेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है। मान लिया बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, मगर फिर भी वो अपने
प्रोडक्शन को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को जो भी क्रॉप्स हुई हैं उनको वो अर्बन एरियाज के मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। और नेक्स्ट है पावर्टी। बहुत ज्यादा पावर्टी होती है रूरल एरियाज में। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही नहीं है वहां पे। अनस्किल्ड लोगों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है स्किल्ड लोगों की क्वांटिटी के कंपैरिजन में। मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, स्पेशली विमेन में बहुत कम होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला एलिमेंट है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसमें आता है फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक लिटरेसी मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। प्राइमरी हेल्थ केयर, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराना, ये सब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। लैक ऑफ इवन एनी ऑफ दीज, और अगर इनमें से कोई भी अनअवेलेबल है तो ये एक अंडर डेवलपमेंट का की एग्जिस्टेंस दिखाता है। ये दिखाता है कि वो एरिया अंडर डेवलप्ड है। नेक्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। रूरल एरियाज में क्या होता है, लोगों की सेल्फ डिग्निटी बहुत कम होती है, वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं वो, तो जिसकी वजह से वो ये दिखाता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। और एब्सेंस या फिर डिनायल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ये दिखाता है कि वो इंसान या फिर वो एरिया जो है अंडर डेवलप्ड है। In rural areas, poor people lack self-dignity and feel inferior and hesitate to even stand with rich people. Absence or denial of self-respect, states underdevelopment. और फ्रीडम प्रोवाइड कराना भी एक बहुत बेसिक एलिमेंट है रूरल डेवलपमेंट का। फ्रीडम तीन सेंस में यहाँ पे बात की गई है, इकोनॉमिक फ्रीडम, आइडियोलॉजिकल फ्रीडम एंड फ्रीडम फ्रॉम वेरियस सोशल लेवल्स। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, उनके पास इनकम जनरेट हो रही हो, ये सब आएगा इकोनॉमिक फ्रीडम में। नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, मतलब वो सोचने समझने के काबिल बने, वो अपनी कुछ उनके अंदर क्षमता हो कुछ सोचने की। नेक्स्ट फ्रीडम फ्रॉम वेरियस सोशल लेवल्स, बहुत सारे ऐसे सोशल लेवल्स हैं जो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गई, छुआछूत, जेंडर पार्शियलिटी, जेंडर अनइक्वालिटी हो गई। नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इन सारे सोशल लेवल से भी फ्रीडम जरूरी है अगर हमको रूरल डेवलपमेंट करना है तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। क्या इंपॉर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट की सस्टेनेबल लाइवलीहुड को पाने के लिए? सबसे पहला, अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो जाएगा। अगर यानी कि अगर रूरल डेवलपमेंट हुआ होगा तो वहां पे पॉवर्टी नहीं होगी। रूरल एम्प्लॉयमेंट आएगी अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो। इसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होगी, स्पेशली जो उन लोगों की जो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जैसे विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस आएगा उनकी लाइफ में। उनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होगी जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके पास खाने को खाना होगा, क्लॉथ्स होंगे, शेल्टर होगा, रहने के लिए घर होगा, बेसिक लिटरेसी होगी उनके पास, हेल्थ केयर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ स्कीम्स है, कुछ योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो वन बाय वन अब हम उन लोगों को उनको देखेंगे क्योंकि उनका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। नाम से ही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि क्रॉप्स का इंश्योरेंस होता है इसमें। सो इट इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। Under this scheme, farmers has to pay maximum premium of 2% for Kharif, 1.5% for Rabi food and oilseeds, and 5% for commercial crops. इस स्कीम के अंतर्गत क्या आता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीमियम का 2% देना पड़ता है खारिफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% देना पड़ता है राबी क्रॉप्स के लिए और ऑयल सीड्स के लिए, और 5% देना पड़ता है कमर्शियल क्रॉप जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह हो गया उनके लिए। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली पे करती है। इससे क्या होता है कि उनको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ही बहुत अच्छे से उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाती है। इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड क्विक क्लेम्स सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, इसका मेन पर्पस ये है कि इसमें क्लेम्स को सेटलमेंट बहुत फास्ट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक खिंच रहा है। वो जो भी फार्मर है जिसके साथ एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी क्रॉप खराब हो गई है,
वो उसके लिए क्लेम ही करता रह गया, इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इसमें इसका मेन एम ही यही होता है कि क्विक क्लेम सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू एनी डिसीज, पेस्ट्स एंड नेचुरल कैलामिटीज। वही जो मैंने बताया कि ये एक तरीके से इंश्योरेंस कवरेज देता है और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फार्मर्स को इन केस कि अगर उनकी क्रॉप फेल हो गई है, क्रॉप का प्रोडक्शन सही नहीं हुआ है या फिर क्रॉप बर्बाद हो गई है, किस किस कंडीशन में, अगर कोई डिसीज हो गई है, क्रॉप को पेस्ट हैं जिन्होंने उनकी क्रॉप को पूरी तरीके से खराब कर दिया है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत खराब हो गया है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई यानी फ्लड हो गया है या फिर ड्रॉट हो गया है जिसकी वजह से उनकी क्रॉप खराब हो गई है, तो इन सब केसेस में वो इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। इट एनकरेजेस फार्मर टू अडॉप्ट न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये फार्मर्स को नई नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी यूज करने के लिए एनकरेज करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि सिंचाई यानी इरिगेशन की बात हो रही है। तो इसमें क्या आता है, फॉर्मुलेटेड विद द विजन ऑफ एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी। इसमें वही मतलब कि इरिगेशन प्रोवाइड करने का इसमें इन्होंने जिम्मा उठाया है और वाटर का यूज एफिशिएंटली करने का। लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड इरिगेशन सप्लाई चेन, मतलब कि हर एक क्रॉप को प्रॉपरली इरिगेशन प्रोवाइड हो, इस ये जिम्मा उठाया है इस स्कीम के अंतर्गत। क्रिएटिंग सोर्सेज फॉर एश्योर्ड इरिगेशन, मतलब प्रॉपर सोर्सेज प्रोवाइड करना यानी कैनाल्स बनाना, ट्यूबवेल्स लगवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ताकि ट्यूबवेल्स प्रॉपरली चल सके, ये सब आएगा इसमें। हार्नेसिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल, यानी कि माइक्रो लेवल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, उस रेन वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है इरिगेशन के लिए। और फिर ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ वाटर क्योंकि हमने रेन वाटर को भी यूज कर लिया है। नेक्स्ट, अडॉप्टिंग प्रिसीजन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, मतलब प्रिसाइज इरिगेशन करना, ऐसा नहीं कि पानी का वेस्टेज हो रहा है और ऐसा भी ना हो कि किसी क्रॉप को पानी मिला ही नहीं है, यानी कि प्रिसाइज यूज ऑफ वाटर करना। यूजिंग ट्रीटेड वाटर, मतलब जो वेस्ट वाटर था उसको वापस से रिट्रीट करके रीयूज करना। यूजिंग स्प्रिंकलर्स फॉर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करना जिसमें बीच बीच में लगा देते हैं क्रॉप्स के बीच में और फिर वो टाइम टू टाइम स्प्रिंकल होता है उसमें से वाटर, यानी कि हर क्रॉप को प्रॉपरली पानी भी मिलता है और पानी वेस्ट भी नहीं होता इस टेक्निक से। अब नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत मतलब जो पहले होती थी, जो हमारी परंपरा रही है अभी तक, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होती है। पहले की जनरेशन में क्या होता था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स, इतने केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज होते थे। तो उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया है। यूजेस मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, मतलब ट्रेडिशनल तरीकों को यूज किया है मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाए। हाई यील्ड हो, प्रोडक्शन भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही पूरी तरीके से कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही कम हो जाए, इसलिए ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों को यूज किया गया है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और हाई प्रोडक्शन भी हो। एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्सेज का भी वेस्टेज ना हो। इट प्राइमरीली एम्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसका मेन एम ही होता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट, इट ट्रेन्स फार्मर्स, ऑब्वियसली अगर हमको एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मॉडर्न साइंस के टूल्स और टेक्निक्स को यूज करनी है, तो फार्मर्स को प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत फार्मर्स को ट्रेनिंग देना भी आता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, फ्लड और अनइवन रेनफॉल ऑन क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर ड्रॉट की वजह से, फ्लड की वजह से और अनइवन रेनफॉल यानी कभी का रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जा रही है जिसकी वजह से फ्लड हमारी क्रॉप्स खराब हो जा रही है, या फिर कभी कभी बिन मौसम के बारिश हो जाती है तब हमारी क्रॉप्स खराब हो जाती है, यानी कि ड्रॉट हो यानी सूखा पड़े, फ्लड हो या फिर अनइवन रेनफॉल हो, इन सभी की वजह से कम इम्पैक्ट पड़े, ये इंश्योर करते हैं वो।
एनहेंसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम एंड लाइवलीहुड, इसकी वजह से फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होती है और उनकी लाइवलीहुड भी इंप्रूव होती है, मतलब जीने का तरीका भी उनका इंप्रूव होता है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन रेन फेड एरियाज, और और क्या बोलते हैं, इसकी वजह से ये भी होता है कि जो रेन फेड एरियाज में हमेशा से ये हो जाता था कि उनकी क्रॉप्स खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन नहीं होता था, वहां पे बहुत ज्यादा पावर्टी आ जाती थी। तो इस स्कीम की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से पावर्टी भी कम हुई है रेन फेड एरियाज में। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, for enhancing productivity, especially in rain-fed areas, focusing on water use efficiency, soil health management। इसमें क्या करते हैं, मेनली इसमें भी रेनफेड एरियाज को ही फोकस किया गया है, मतलब रेनफेड एरियाज में अच्छी से ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, वाटर का यूज एफिशिएंटली हो, सॉइल की भी फर्टिलिटी बनी रहे, ये सब मेंटेन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है। टू इम्प्रूव प्रोडक्शन बट विथ सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियसली नाम में ही मेंशन्ड है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ना चाहिए मगर सस्टेनेबिलिटी के साथ। इसका मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर ले रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ जा रही है मगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जा रही है, अब वो लैंड फिर यूजलेस हो जाएगा, तो इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी कम हो रही है। तो इसमें ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन भी हो और सस्टेनेबिलिटी भी हो। टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, अब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी इसके अंडर आता है, और कैसे, बाय यूजिंग सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन के बहुत सारे मेजर्स ये लोग अपनाते हैं। बेस्ट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा अच्छा यूज करना, मतलब वाटर वेस्टेज ना हो, तब इसी को तो सस्टेनेबल बोलेंगे। वर्क्स ऑन मोर क्रॉप पर ड्रॉप कॉन्सेप्ट, इनका स्लोगन ही यही है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब हर एक ड्रॉप वाटर का प्रॉपर यूज हो, ऐसा ना हो कि कहीं भी पानी का वेस्टेज हो रहा हो, यानी कि प्रॉपरली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। अब हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा भी बोलते हैं इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या आता है, प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, इसमें 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे 100 डेज के लिए और उसके बदले में वेज देंगे, उसके बदले में सैलरी देंगे। किसको देते हैं, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वांट्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, हर रूरल हाउस होल्ड को जिस हाउस होल्ड में अडल्ट जो हैं वो चाहते हैं कि वो काम करें, उनको काम मिले, मतलब फोर्स नहीं किया जाता है मगर ये है कि अगर वो चाहते हैं उनको काम मिले तो उनको 100 डेज का मैंडेटरी गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट मिली है तो उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी होगी। एंटी पावर्टी, ऑब्वियसली बात है कि अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पावर्टी भी कम होगी। स्ट्रेंथेंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ही इसको एक्ट में ला सकते हैं, तो इसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रेंथेन होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अटल पेंशन योजना, APY। इसमें क्या होता है, 18 to 40 एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको मंथली पेंशन सर्विस मिलती है, जिसमें उनको मिनिमम 1000 से लेके 5000 के बीच में पेंशन मिलती है। अगर कभी ये हो गया कि जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी स्पाउस, यानी अगर हस्बैंड है या फिर वाइफ है उसकी, तो वो एंटाइटल्ड होगी वो इस पेंशन के लिए। और अगर वाइफ या फिर हस्बैंड जो भी स्पाउस है उसकी डेथ हो जाती है तो उस सब्सक्राइबर का जो भी नॉमिनी है उसको पेंशन मिलेगी जब तक सब्सक्राइबर की एज 60 ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाती है। तो अब मैं इसको रीड करके सुना देती हूँ। सिटीजन्स इन 18 to 40 एज ग्रुप get guaranteed minimum monthly pension between ₹1000 and ₹5000. After subscriber's demise, spouse is entitled for this pension till death. After the spouse demise, the nominee of the subscriber gets pension till age of 60 of the subscriber.
सो नेक्स्ट है अब हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नाम अच्छे से सुन लो सभी लोग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसेबिलिटी कवर मिलती है। यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके बेसिस पे कवरेज मिलता है। 1 ईयर कवर कैन बी रिन्यूड एनुअली। ये 1 ईयर कवर होता है और एनुअली इसको रिन्यू करा सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो 2 लाख का कवरेज मिलेगा, और अगर परमानेंट या फिर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई तो 1 लाख का कवरेज मिलेगा। सभी इंडिविजुअल जिनके पास बैंक अकाउंट है और जो कि एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स के बीच में आते हैं वो एलिजिबल हैं इस योजना का फायदा उठाने के लिए। मतलब अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस योजना के लिए तो, और कभी एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसेबिलिटी किसी की हो जाती है तो उस इंसान को 2 लाख का कवरेज मिलेगा डेथ के लिए, या फिर डिसेबिलिटी अगर होती है तो 1 लाख का कवरेज मिलेगा। इसमें एक बहुत मिनिमम अमाउंट पे करना रहता है। द प्रीमियम ऑफ ₹12 पर एनम इज टू बी पेड। मतलब जो भी सब्सक्राइबर है उसको 12 रुपए का प्रीमियम कराना रहता है हर साल पर एनम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। नाम से ही है जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इट इज अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। कवर ऑफ 2 लाख मिलता है इसमें। इट ऑफर्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, यानी किसी भी वजह से अगर डेथ हो जाती है तो ये 2 लाख का कवरेज मिलेगा। 18 to 50 एज ग्रुप विद सेविंग बैंक अकाउंट आर एलिजिबल फॉर दिस बीमा योजना। यानी कि अगर कोई भी इस इंडियन सिटीजन 18 to 50 एज ग्रुप का है और उसके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो वो इसके लिए सब्सक्राइब कर सकता है। इसमें क्या करना होता है, प्रीमियम ऑफ 330 पर एनम पर मेंबर इज टू बी पेड, यानी कि 330 रुपीज पर एनम पर मेंबर ऑफ द फैमिली पे करना रहता है। एंड इज रिन्यूएबल एवरी ईयर, और इसको हर ईयर रिन्यू भी करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो सब इसको ऑफर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज फॉर सोशल सेक्टर। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च हुई है, उनमें से हम कुछ पढ़ेंगे। पहला है 20 पॉइंट प्रोग्राम, TPP। इसका मेन एम होता है टू इरेडिकेट पावर्टी, मतलब पावर्टी का रिमूवल इसका मेन एम है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करना। कवर्स वेरियस सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और भी बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, जैसे पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट, इन सब की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करना, और इन सारी चीजों ऐसे पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना ही 20 पॉइंट प्रोग्राम का मेन एम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP। ये 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। जब हमारा 5th 5 ईयर प्लान बना था तब MNP लॉन्च हुआ था। इट एंश्योर्स बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज में बेसिक मिनिमम चीजों को की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। जैसे इसके 8 कंपोनेंट्स हैं। पहला एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट रूरल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स बनवाना, हाउसिंग, लैंड साइट्स देना हाउस बनाने के लिए, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, वहाँ के एनवायरमेंट में इम्प्रूवमेंट करना, वहाँ के लोगों में न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। इस न्यूट्रिशन के लिए मिड डे मील वगैरह लॉन्च हुआ है इसी MNP प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन वाज एडेड इन 6th 5 ईयर प्लान। ये हमारा 5th 5 ईयर प्लान में आया था। फिर 6th 5 ईयर प्लान में इसी MNP में अडल्ट एजुकेशन भी, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ एडल्ट एजुकेशन भी ऐड कर दी गई थी। फिर उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान में रूरल सैनिटेशन और रूरल डोमेस्टिक एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 7th 5 ईयर प्लान में ऐड किया गया। एक और स्कीम है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है।
जिसमें क्या होता है कि पेड इन फूड ग्रेन्स फॉर द जॉब परफॉर्म्ड। अगर कोई भी रूरल पुअर है, वो कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, तो उसके बदले में फूड ग्रेन उसको मिलेगा। स्कीम वॉज फॉर मैनुअल अनस्किल्ड लेबर्स। ऑब्वियसली ये स्कीम जो था मैनुअल अनस्किल्ड लेबर के लिए था, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, जिनके पास, तो उनको मैनुअल लेबर करने के लिए कहा जाता है और उसके बदले फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करी जाती है। एम टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल बाय गिविंग फूड ग्रेन्स। इसमें मेन एम है कि जो भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है उसको रिड्यूस करना। इसके कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे नेशन बिल्डिंग, जिसमें रोड बिल्डिंग, क्लीनिंग, ये सब आता है। So this is all about Unit 1, Rural Planning and Development. If you like the video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.